students, and welcome back to Humanities. This is your geography educator Archita Mishra, back with the chapter 3 of your book 2, that is Land Resources and Agriculture. तो इस चैप्टर में हम लैंड जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है उसकी स्टडी करेंगे, अलॉन्ग विद इट एग्रीकल्चर जो इस लैंड पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है उसकी भी डिस्कशन करेंगे. सो दिस चैप्टर इज़ अ लिटिल लेंथियर. तो सबसे पहले हम लोग वो टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम इस चैप्टर में आगे कवर करने वाले हैं. सो लैंड यूज़ कैटेगरीज, जो डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें लैंड का यूटिलाइजेशन होता है, दैट वी विल स्टडी. और लैंड यूज़ से रिलेटेड जो चेंजेस हम लोग इंडिया में देखे हैं वो स्टडी करेंगे. कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ इन इंडिया. फिर हम लोग थोड़ा शिफ्ट होकर के एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, क्रॉपिंग सीजन्स, फार्मिंग के टाइप्स, फूड ग्रेन्स और एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट इंडिया में हुए हैं और जो जो प्रॉब्लम्स इंडिया फेस करती है एग्रीकल्चर के फील्ड में, दैट वी विल बी कवरिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अब ये जो लैंड है हमारा वो डिफरेंट चीज़ों से ऑक्यूपाइड है, बी इट रिवर्स, ट्रीज, रोड्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लैंड को एज अ रिसोर्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे प्रोडक्शन, रेसिडेंस, रिक्रिएशन. अब लैंड बीइंग इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स तो इसका भी मेजरमेंट या रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता होगा. तो लैंड यूज़ कैटेगरीज इज़ आर नेक्स्ट टॉपिक. अब इसमें दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दूसरा है सर्वे ऑफ इंडिया. तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड यूज़ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है जिसके अंदर रिपोर्टिंग एरिया होता है. और ये जो रिपोर्टिंग एरिया है वो चेंज होता रहता है हमारे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग. सो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स लैंड यूज़ रिकॉर्ड्स जिसके अंदर रिपोर्टिंग एरिया होता है और वो स्टैटिक नहीं होता है. वेयर एज ऑन द अदर हैंड सर्वे ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरियाज़ का रिकॉर्ड रखता है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं और ये मोस्टली क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं एज़ पर सर्वे ऑफ इंडिया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करता है. लैंड यूज़ रिकॉर्ड्स रिपोर्टिंग एरिया मेंटेन्ड बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जोग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का इज़ मेंटेन्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया. नाउ लैंड यूज़ कैटेगरीज. हमारे कंट्री में 9 लैंड यूज़ कैटेगरीज है जिसे हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. सबसे पहले है फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में भी दो चीज़ें होती हैं, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर और दूसरा होता है फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में वो एरिया होता है जो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई की रहती है फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ और इसमें इंक्रीज़ हो सकता है. एट द सेम टाइम एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कंसिस्टेंट रह सकता है. नाउ हाउ डज़ दैट हैपन? सो कंट्री में कोई ऐसा एरिया हो जिसे गवर्नमेंट पहले से आइडेंटिफाई नहीं की थी फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ, उसे वो अब आइडेंटिफाई कर ले तो फॉरेस्ट का एरिया तो टेक्निकली बढ़ जाएगा, बट एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो दैट में नॉट इंक्रीज अनटिल अनलेस हम किसी और कंट्री का एरिया कैप्चर कर लें और समथिंग लाइक दैट हैपन्स. अदरवाइज एक्चुअल फॉरेस्ट कवर मोस्टली कंसिस्टेंट रहता है. नाउ बैरन एंड वेस्ट लैंड, ये ऐसा लैंड होता है जिसको हम कल्टीवेशन में नहीं ला सकते हैं अवेलेबल टेक्नोलॉजी के हेल्प से, जैसे बैरन हिली एरियाज, डेजर्ट लैंड्स, रवाइंस जिस पे एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकता. सो दैट कम्स अंडर दिस. नाउ लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. अब ऐसे लैंड जिस पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, जैसे उस पर सेटलमेंट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, शॉप्स है, इंडस्ट्रीज़ हैं, और ये लैंड बढ़ता जाएगा जैसे जैसे सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएंगी. एज वी आर सीइंग सेक्टोरल शिफ्ट इन आर कंट्री, तो जैसे ही हम लोग एग्रीकल्चर से सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे ये एरिया भी इंक्रीज़ होता जाएगा. Now next is area under permanent pastures and grazing lands. These are mostly owned by village panchayat or government, bearing a special name that is common property resource. ये हम आगे भी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और एक स्मॉल पोर्शन ही प्राइवेटली ओन्ड रहता है, अदरवाइज इट इज़ विलेज पंचायत ओन्ड और गवर्नमेंट ओन्ड. Next is area under miscellaneous tree crops and groves. This is not included in net shown area. और इसके अंदर लैंड अंडर ऑर्चर्ड्स और फ्रूट ट्रीज इंक्लूड रहते हैं और ये मोस्टली प्राइवेटली ओन्ड रहते हैं. नेक्स्ट इज़ कल्चरेबल वेस्ट लैंड. ये मोर देन 5 ईयर्स से जब कोई लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है तो दैट लैंड कम्स अंडर दिस कैटेगरी. और इसको हम रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस, दैट मीन्स वी हैव द अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग कल्टिवेशन ऑन दीज लैंड्स. अब नेक्स्ट आता है फैलो अदर देन करंट फैलो. तो इसमें
लेस देन वन मोर देन 1 ईयर और लेस देन 5 ईयर्स के बीच में जो लैंड अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया है वो इसके अंदर आता है. Now next is current fallow. So the land that is left uncultivated for 1 or less than 1 agricultural year comes under this. अब ये जो फैलोइंग है वो एक कल्चरेबल प्रैक्टिस है. जो हम लैंड को छोड़ दे रहे हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम लैंड को रेस्ट देते हैं ताकि वो फर्टिलिटी रीगेन कर सके, और विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर्स, लाइक केमिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं बट नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हम लैंड को फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए टाइम देते हैं. दैट्स वाई वी लेफ्ट द लैंड अनकल्टिवेटेड. Next is net shown area या net area shown. So this is the area, this tells the area जिस पे agriculture होता है. So this is the physical extent of land on which crops are shown and harvested. तो ये वो पूरा physical extent, पूरा वो area बताता है जिस पे agriculture practice हो रहा है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड यूज़ चेंजेस इन इंडिया. अब जो हमारे कंट्री में लैंड यूज़ है वो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस रहता है. दैट इज़, अगर कोई एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल कोई एक कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है या प्राइमरी एक्टिविटीज़ डोमिनेंट एक्टिविटी है, तो उसमें क्या है, लैंड यूज जो है वो मोस्टली एग्रीकल्चर के द्वारा ऑक्यूपाइड रहेगा. वेयर एज अगर सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज़ है तो इंडस्ट्रीज विल ऑक्यूपाई द लैंड. सो दिस इज़ हाउ लैंड यूज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब किसी भी इकोनॉमी में लैंड यूज़ को अफेक्ट करने के लिए 3 चेंजेस होते हैं. पहला है कि साइज़ ऑफ इकोनॉमी इंक्रीजेस. जो साइज़ ऑफ इकोनॉमी हम उससे मेज़र कैसे करते हैं, जीडीपी, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का सम करके जो जीडीपी निकलता है उससे वो मेज़र किया जाता है. अब जीडीपी इंक्रीज़ कैसे कर रही है, साइज़ ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज़ कैसे कर रहा है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इनकम लेवल्स चेंज हो रहे हैं, अवेलेबल टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, तो इसके थ्रू हमारा साइज़ ऑफ इकोनॉमी बढ़ रहा है. अब इससे 2 चीज़ें हो रही हैं. पहला तो लैंड पे प्रेशर बढ़ रहा है जिससे मार्जिनल लैंड, जैसे अभी हम लोग पहले स्टडी किए हैं बैरन लैंड, वेस्ट लैंड्स, तो वो सब जो लैंड है जैसे हम वेस्ट लैंड कह के जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, अब क्योंकि लैंड पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो वो सारे भी लैंड्स जो मार्जिनल लैंड जिसे हम कहते हैं वो सारे भी लैंड हमारे यूटिलाइजेशन में आएंगे. नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी. अब हमारा जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर से ज़्यादा हो रही है. तो हम एक धीरे धीरे शिफ्ट देखेंगे एग्रीकल्चरल डोमिनेंट लैंड यूज से नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस से. हम देखेंगे कि जहाँ पे पहले एग्रीकल्चर होता था वहाँ पे अब नॉन एग्रीकल्चर लाइक इंडस्ट्रीज़ या सर्विसेज या कुछ अलग यूटिलाइजेशन उसका होगा. नेक्स्ट इज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड इज़ इंक्रीजिंग. हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर प्रेशर बढ़ रहा है. क्यों? उसका 2 रीज़न है. पहला है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है वो कम होने से, मतलब जब एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन कम होते हैं उससे तेज़ी से जो उसका सेक्टर का शेयर है जीडीपी में वो कम होता है. लाइक जीडीपी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है सेक्टर का, उसके कंपैरिजन में जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ही कम होता है. नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ़ पीपल. अब जो हमारे नंबर ऑफ़ पीपल जिससे एग्रीकल्चर फीड कर रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जो फूड की डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होगी, तो वो भी फीड करने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड पे प्रेशर हो रहा है. सो अब हम जो लैंड यूज़ कैटेगरीज में चेंजेस हुए हैं बिटवीन 1950-51 एंड 2014-15 उसको स्टडी करेंगे. एंड बिफोर स्टडिंग दिस फिगर जो गिवन है बुक में, उससे पहले 2 चीज़ें हमें समझ लेनी है. सबसे पहले तो ये जो पूरा फिगर है वो रिपोर्टिंग एरिया के बेसिस पे डिराइव्ड है. लाइक रिपोर्टिंग एरिया में जो भी क्लासिफाइड है लैंड यूज़ चेंजेस वो इसमें मैंशनड है. दूसरा, रिपोर्टिंग एरिया क्योंकि कांस्टेंट है तो अगर किसी एक कैटेगरी में हम इंक्रीज़ देख रहे हैं तो दूसरे कैटेगरी में हम डिक्रीज़ देखेंगे. दैट डजंट मीन कि अगर किसी कैटेगरी में इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा रिपोर्टिंग एरिया ही इंक्रीज़ हुआ है. नहीं, रिपोर्टिंग एरिया में अगर किसी में इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे अगर एग्रीकल्चर हो रहा था वहाँ पे अगर इंडस्ट्री सेटअप हो गई है तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें डिक्रीज़ होगा और इंडस्ट्रियल लैंड में इंक्रीज़ होगा. या इसमें 8 कैटेगरीज हैं जिसमें 4 में इंक्रीज़ हुआ है और 4 में डिक्रीज़ हुआ है. तो सबसे पहला है शेयर ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ इंक्रीज्ड. तो अब ये कैसे इंक्रीज़ हुआ है, तो इनिशियली हम लोग पढ़े थे कि 2 टाइप के फॉरेस्ट में 2 चीज़ें होती हैं. सबसे पहले तो फॉरेस्ट होता है और दूसरा होता है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर. तो ये फॉरेस्ट में इंक्रीज़ हुआ था. दैट मीन्स डिमार्केशन जो गवर्नमेंट डिमार्केशन करती है उसमें इंक्रीज़ हुआ है. एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज़ंट इंक्रीज्ड. नेक्स्ट इज़ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. तो हमारा जो चेंजिंग स्ट्रक्चर, हमारा जो सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा है इकोनॉमी में, उसके वजह से नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में एरिया बढ़ रहा है. दैट मीन्स
जो हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जो चेंज हो रहा है वो इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब करंट फैलो लैंड्स, तो इसमें हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके थ्रू हम ये एक्सप्लेन कर सके कि करंट फैलो लैंड्स में क्यों इंक्रीज़ हुआ है, बट देर आर 2 पॉइंट्स। पहला है कि रेनफॉल वेरिएबिलिटी, रेनफॉल इतना वेरिएशन में रहता है तो मे बी उस वजह से करंट फैलो लैंड्स हम में इंक्रीज़ हो गया है। या दूसरा है क्रॉपिंग साइकिल्स। अब क्रॉपिंग साइकिल चलता है, किसी एक सीज़न में क्रॉपिंग होती है या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, किसी में नहीं। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग एन इंक्रीज इन करंट फैलो लैंड्स। नेक्स्ट इज नेट एरिया शोन। तो नेट एरिया शोन में क्यों इंक्रीज़ हुआ है? क्योंकि जो वेस्ट लैंड है, जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, अब हम उसे एग्रीकल्चर के अंडर ला रहे हैं। तो क्योंकि वो जो पहले बैरन वेस्ट लैंड था या कल्चरेबल वेस्ट लैंड था, वो सब अब क्योंकि नेट शोन एरिया में या जिसमें एग्रीकल्चर हो रहा है उसमें शिफ्ट हो रहा है, दैट्स वाई नेट एरिया शोन में जो है वो इंक्रीज दिखा रहा है। अब वो लैंड यूज कैटेगरीज जिसमें डिक्रीज हुआ है, सो देयर आर 4 कैटेगरीज हियर ऑल्सो: बैरन एंड वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, एरिया अंडर पास्चर्स, ट्री क्रॉप्स एंड फैलो लैंड्स। तो बैरन एंड वेस्ट लैंड और कल्चरेबल वेस्ट लैंड में जो एरिया डिक्रीज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि प्रेशर जो है लैंड पे वो इंक्रीज कर रहा है। तो जो पहले छूटा हुआ था एरिया जिस पे हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे, हम उस पर भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सो देयरफॉर वो एरिया डिक्रीज हो रहा है और एग्रीकल्चरल लैंड इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट इज़ कि जो पास्चर के अंदर लैंड है या ग्रेजिंग लैंड है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि उस पर भी प्रेशर हो रहा है, तो एग्रीकल्चर उस पर हो रहा है। और जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो कम हो रहा है, तो इसकी वजह से जो कल्टीवेशन होता था कॉमन पास्चर लैंड पे वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस वजह से जो पास्चर लैंड्स हैं और जिस पे ग्रेजिंग होती थी वो लैंड कम हो रहा है। सो दिस वाज अबाउट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिफरेंट लैंड यूज कैटेगरीज बिटवीन 1950-51 एंड 2014 एंड 15। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब हमारा जो लैंड है वो ओनरशिप के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है प्राइवेट लैंड, दूसरा है सीपीआर या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जो प्राइवेट लैंड है वो या तो एक इंडिविजुअल या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या एक फैमिली के द्वारा ओन रहता है। फॉर एग्जांपल हमारा घर, इस पर सिर्फ हमारी ओनरशिप या हमारी फैमिली की ओनरशिप है। नेक्स्ट इज सीपीआर। सीपीआर को स्टेट या एक गवर्नमेंट ओन करती है जो कम्युनिटी के यूज़ के लिए बना रहता है, जैसे उसमें एक पूरी कम्युनिटी का ओनरशिप रहता है और ये डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करती हैं उस कम्युनिटी को। फॉर एग्जांपल फॉडर फॉर लाइफ स्टॉक्स, फ्यूल फॉर हाउस होल्ड्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें CPRs प्रोवाइड। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो वीकर सेक्शंस, मार्जिनल लैंड्स या लैंडलेस फार्मर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ये वुमेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। नाउ वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेंस? तो वो ही जो है कि कलेक्शन करती हैं फॉडर और फ्यूल्स का, सो दे कलेक्ट दीज थिंग्स, सो फॉर दिस रीज़न CPRs बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेंस ऑल्सो। अब CPR इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, तो इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए विच यू विल राइट इफ शॉर्ट नोट कम्स ऑन CPR. So CPRs are community's natural resource where every member has the right of access and usage with specified obligations without anybody having property rights over them. तो इस पैराग्राफ में भी ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो CPR है वो कम्युनिटी का नेचुरल रिसोर्स है जिसमें हर एक मेंबर का राइट टू एक्सेस है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर फैमिली या पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हक हो, उसमें सारे लोगों का एक्सेस रहता है, सारे लोगों को एक्सेस रहता है। और ऑब्लिगेशन होते हैं, दैट मीन्स ये ना तो सिर्फ एक्सेस के बारे में बट ऑब्लिगेशन भी होते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ द लैंड दैट कम्स अंडर CPR। नाउ देयर आर वेरियस एग्जाम्पल CPR के। कम्युनिटी फॉरेस्ट जो होते हैं, पास्चर लैंड्स या विलेज वाटर बॉडीज़, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, अदर पब्लिक स्पेसेस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो CPR के अंडर आती हैं। इस पे जो है पूरे एक कम्युनिटी का कंट्रोल या कम्युनिटी का एक्सेस या कम्युनिटी का ऑब्लिगेशन ये सारे लैंड पे होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ इन इंडिया। अब जो लैंड रिसोर्स है ये एग्रीकल्चरल पीपल के लिए, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए भी 3 रीजंस हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी है, दैट मीन्स कि अगर लैंड में कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करता है एग्रीकल्चर पे, जो कि अदर सेक्टर्स में वो नहीं होता है। अगर बैरन लैंड है उस पर अगर हम लोग इंडस्ट्री बना देते हैं सो दैट वोंट अफेक्ट द इंडस्ट्रियल आउटपुट, वेयर एज बैरन लैंड पे जब हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे सो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द आउटपुट ऑफ द एग्रीकल्चर। सो फर्स्ट इज़ कि वो प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी है। सेकेंड इज़ क्वालिटी ऑफ लैंड।
अगर क्वालिटी अच्छी है, लाइक आई गिव यू एग्जांपल बैरन लैंड का, तो अगर बैरन लैंड है तो उस पर एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होगी, वही फर्टाइल लैंड है तो एग्रीकल्चर अच्छी होगी। तो क्वालिटी ऑफ लैंड हैज़ डायरेक्ट बियरिंग ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड इज़ लैंड ओनरशिप। अब ये जो रूरल एरियाज़ में होते हैं, लैंड ओनरशिप की उसमें एक सोशल वैल्यू होती है, लाइक लैंड इज़ अ रिसोर्स। तो अगर लैंड आपके पास है तो आपका जो सोशल स्टेटस है उसमें आपको बहुत रिच माना जाता है, और एक सिक्योरिटी की तरह भी लैंड काम करता है, लाइक इफ़ यू नीड लोन्स एंड थिंग्स, सो लैंड एक्ट्स एज अ कोलैटरल। तो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन के लिए लैंड बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट टोटल स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड रिसोर्सेज। अब हमें पता है कि एग्रीकल्चर के लिए लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम उसको मेज़र कैसे करें कि एग्रीकल्चर लैंड पूरा हमारे कंट्री में कितना है। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों को ऐड करना होता है, नेट शोन एरिया, all fallow lands and cultivable wasteland. When we add all these 3, so we get the stock of agricultural land resources. ये over the years decrease होता आ रहा है। सो वी जस्ट सॉ कि जो स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड रिसोर्स है वो कम हो रहा है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल हो गया है कि हम लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करें, और उन सब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो नेट शोन एरिया है उसको बढ़ाएं। सो अब जो स्कोप है हमारे कंट्री में वो बहुत कम है नेट शोन एरिया को इंक्रीज़ करने का। क्यों? क्योंकि हम लोग सारे जो मार्जिनल लैंड्स हैं उसको भी अंडर एग्रीकल्चर ला रहे हैं। सो लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज़ को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सो 2 लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। सबसे पहले में प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है किसी भी क्रॉप का पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड में, दैट इज़ इट इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ एनी क्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। दूसरा होता है कि जो टोटल आउटपुट जो होता है पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड में, उसको इंक्रीज़ करता है सभी क्रॉप्स के लिए जो एक एग्रीकल्चरल ईयर में जो भी एक एग्रीकल्चरल ईयर में प्रोड्यूस होती हैं। तो ये क्या होता है, लैंड यूज़ इंटेंसिटी को डायरेक्टली इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा लिमिटेड लैंड है उस पर आउटपुट तो इंक्रीज़ होता ही है। इसका बेनिफिट क्या है कि हमारा जो आउटपुट है वो तो इंक्रीज़ होता ही है, उसके साथ क्या होता है कि जो डिमांड ऑफ लेबर है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हम लोग इंटेंसिटी को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, तो लेबर का भी डिमांड इंक्रीज़ होता है। अब ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे इंडिया जैसी कंट्री में, जिसमें लैंड जो है वो स्कार्स रिसोर्स है बट लेबर अबंडेंट है। हमारे कंट्री में लेबर की कमी नहीं है। सो यूजिंग दिस द सेकेंड टाइप ऑफ लैंड सेविंग टेक्नोलॉजी, जो लेबर है उनका यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ा करके फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्स तो होएगा ही, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी रिड्यूस होगा बाय ब्रिंगिंग द लेबर इनटू दिस टेक्नोलॉजी, एंड वो भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे। सो इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में कम किया जा सकता है। नाउ क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कैलकुलेटेड इन परसेंटेज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और अपॉन नेट शोन एरिया में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, सो देन वी गेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। जस्ट सी दिस डेफिनेशन, सी दिस फॉर्मूला, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉपिंग सीजन्स इन आर कंट्री। तो हमारे कंट्री में वी ऑल नो दैट 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, पहला खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा ज़ैद। खरीफ सीज़न जो है वो साउथ वेस्ट मानसून के आते ही शुरू हो जाता है। इसमें ट्रॉपिकल क्रॉप्स लाइक राइस, कॉटन, बाजरा, मेज़, जौवर, तुर और जूट का कल्टीवेशन होता है, और ये जून से सितंबर के बीच में होते हैं। सेकेंड इज़ रबी, जिसमें टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम, रेप सीड, सैंड, मस्टर्ड, बार्ली, ये सब का कल्टीवेशन होता है, और ये अक्टूबर से मार्च के बीच में होते हैं। थर्ड इज़ ज़ैद, जो अप्रैल से जून के बीच में होते हैं, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉपिंग सीजन के टाइम ही होता है। इसमें हम क्यूकम्बर्स और वाटरमेलन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फॉडर्स का कल्टीवेशन करते हैं। द सेम गोज़ विथ द साउदर्न स्टेट्स, इसमें भी हम मोस्टली यही सब क्रॉप्स का जो हम नॉर्दर्न स्टेट्स में करते हैं उसी का कल्टीवेशन इन सब सीजन्स में करते हैं। अब जो साउदर्न पार्ट है, पार्ट ऑफ आवर कंट्री है, उसमें ये जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन खरीफ, रबी एंड ज़ैद, जैसे खरीफ के सीज़न में हम लोग खरीफ क्रॉप्स ही ग्रो कर सकते हैं, रबी में खरीफ का नहीं कर सकते। सो दिस डिस्टिंक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल इन साउदर्न स्टेट्स, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई रहता है कि द सेम क्रॉप कैन ग्रो 3 times इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, प्रोवाइडेड क्या उसके लिए ज़रूरत होगी, टेम्परेचर उसका ज़्यादा रहे और सॉइल मॉइस्चर रहे।
सो नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो हमारे कंट्री में ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर, जहाँ से क्रॉप्स को मॉइस्चर मिलता है, उसके बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फार्मिंग को। पहला है इरीगेटेड फार्मिंग, दूसरा है रेन फेड फार्मिंग या बरानी। सो एज द नेम सजेस्ट, इरीगेटेड फार्मिंग में हम जो मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी है वो इरीगेशन के थ्रू कराते हैं, और रेन फेड में हम रेन वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। सो इरीगेटेड फार्मिंग में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इरीगेशन दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटेक्टिव इरीगेशन, दूसरा है प्रोडक्टिव इरीगेशन। सो एज द नेम सजेस्ट, प्रोटेक्टिव इरीगेशन में हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप्स को फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। अब जब मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होंगे क्रॉप में, क्रॉप ग्रो नहीं करेगा अच्छे से, तो उससे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू इरीगेशन। इरीगेशन जो है वो सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ ये मॉइस्चर बना रहता है, लाइक आफ्टर रेनफॉल इरीगेशन वी सप्लाई सो दैट क्रॉप्स ग्रो कर पाएँ। और इससे क्या होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया में जो मॉइस्चर है वो पहुंचता है, और हमारा इंटेंशन थ्रू प्रोटेक्टिव इरीगेशन यही रहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरियाज़ में हम लोग सॉइल मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिव इरीगेशन। इसमें क्या है, हम लोग जो है सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ताकि हाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। उधर हमारा जो इंटेंशन था वो प्रोटेक्शन का था, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम एडवर्स सॉइल डिफिशियंसी इफ़ेक्ट्स। यहाँ पे हमारा प्रोडक्टिव इंक्रीज़ करने का इंटेंशन रहता है। इसमें क्या है, हाई वाटर पर यूनिट एरिया मिलता है व्हेन कंपेयर टू प्रोटेक्टिव इरीगेशन। तो यहाँ हमारा जो एम रहता है वो प्रोडक्शन बढ़ाने का रहता है। नाउ नेक्स्ट इज रेन फेड फार्मिंग या बरानी। इसमें क्या होता है, हमारा मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर रेनफॉल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन्स, इसे भी दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ड्राई लैंड फार्मिंग एंड वेट लैंड फार्मिंग। एज द नेम सजेस्ट, ड्राई लैंड फार्मिंग में मोस्टली द एरिया इज़ ड्राई ओनली, और इसमें एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 75 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इसमें हार्डी और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो मतलब विदाउट हैविंग प्रॉपर सॉइल मॉइस्चर, उसके बिना भी वो ग्रो कर पाते हैं, वैसे क्रॉप्स इसके अंदर ग्रो करते हैं, लाइक रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, ये सब क्रॉप्स इसमें ग्रो करते हैं। और ये जो जहाँ पे ये टाइप की फार्मिंग होती है वहाँ पर हम लोग सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट इज़ वेटलैंड फार्मिंग। तो वेटलैंड फार्मिंग में वहाँ पे होता है मतलब इन अपोजिट टू ड्राई लैंड फार्मिंग, ऐसे प्लेसेस पे वेटलैंड फार्मिंग होती है जहाँ पे एक्सेस रेनफॉल हो, और यहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे राइस, जूट, शुगर केन, वो सारी क्रॉप्स इसमें ग्रो की जाती हैं। और ये सारे जो रीजन होता है जहाँ पे वेटलैंड फार्मिंग होती है वहाँ पे फ्लड, सॉइल इरोजन हजार्ड्स, ये सब फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ फूड ग्रेन्स। इसमें मोस्टली शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर्स में नोट्स लिखने के लिए आ जाते हैं, तो हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे ग्रेन्स का पढ़ेंगे। सो हमारे कंट्री में 2/3 एरिया जो होता है टोटल क्रॉप्ड एरिया में, जो 2/3 एरिया होता है वो फूड ग्रेन्स के द्वारा ऑक्यूपाइड रहता है। सो दिस मेक्स इट वेरी रेलिवेंट एंड वेरी क्रूशियल टू स्टडी। अब जो फूड ग्रेन्स है वो दो टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन। पहला है सीरियल्स, दूसरा है पल्सेस। सीरियल्स के अंदर हम लोग राइस, वीट, जौर, बाजरा, मेज़ की स्टडी करेंगे। पल्सेस में ग्राम और तुर की करेंगे। फिर ऑयल सीड्स का स्टडी करेंगे जिसमें हम ग्राउंड नट, रेप सीड एंड मस्टर्ड और अदर ऑयल सीड्स लाइक सोयाबीन, सनफ्लावर पढ़ेंगे। फिर फाइबर क्रॉप्स, कॉटन और जूट पढ़ेंगे। अदर क्रॉप्स में हम शुगर केन, टी और कॉफ़ी पढ़ेंगे। सो लेट्स जंप ऑन टू द फर्स्ट टाइप ऑफ फूड ग्रेन, दैट इज सीरियल्स। Now 54% of total cropped area in our country is occupied by cereals. तो अगर 100% में जो टोटल जो 54% है वो सीरियल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है, और 11% ऑफ द वर्ल्ड में जो सीरियल प्रोड्यूस होते हैं वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। सो इंडिया इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ सीरियल्स। सबसे पहले चाइना आता है, फिर यूएसए, और थर्ड पोजीशन पे इंडिया कम्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स। ना जो सीरियल्स है वो भी दो टाइप्स के होते हैं, फाइन ग्रेन्स और कोर्स ग्रेन्स। फाइन ग्रेन्स में हम लोग राइस और वीट की स्टडी करते हैं और उसको इंक्लूड करते हैं, और कोर्स ग्रेन्स में हम लोग जौर, बाजरा, मेज़, रागी को इंक्लूड करते हैं। नाउ द फर्स्ट फाइन ग्रेन इज़ राइस। राइस जो है वो स्टेपल फूड, दैट मीन्स मेन फूड है हमारे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए। हम लोग जानते हैं राइस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी कंजप्शन हम लोग इतना ज़्यादा करते हैं।
अब ये जो राइस है उसे हम ट्रॉपिक ह्यूमिड एरियाज़ का क्रॉप कहते हैं, और 3000 से ज़्यादा वेराइटी के क्रॉप्स हमारे कंट्री में ग्रो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में। एट द सेम टाइम 2000 मीटर एल्टीट्यूड तक हम लोग ग्रो करते हैं, सी लेवल से 2000 मीटर एल्टीट्यूड तक राइस का प्रोडक्शन करते हैं। सो राइस का प्रोडक्शन एकदम ह्यूमिड एरियाज़, ईस्टर्न इंडिया में ह्यूमिड एरियाज से लेकर के जो इरीगेटेड एरियाज़ है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान, वहाँ तक हम लोग करते हैं। देयरफॉर एक्सटेंसिव प्रोडक्शन हम लोग करते हैं राइस का। नाउ जो साउदर्न स्टेट्स हैं और वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे हम लोग 2 या 3 क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं एक एग्रीकल्चरल ईयर में। नाउ आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ये जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन खरीफ, कि खरीफ क्रॉप्स सिर्फ खरीफ सीजन में होंगे, जैद और रबी का, ये साउदर्न स्टेट्स में नेग्लिजिबल हैं। तो वहाँ पे जो सॉइल मॉइस्चर है और क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सपोर्ट करती हैं 3 क्रॉप्स को, 2 या 3 क्रॉप्स को इन अ ईयर। तो वेस्ट बंगाल में जो 3 क्रॉप्स होते हैं उनको 3 डिफरेंट नेम से जानते हैं हम लोग, अस, अमन और बोरो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये हमारे बोर्ड्स में भी आया था और 1 मार्कर में भी आ सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, अस, अमन, बोरो आर द 3 क्रॉप्स ग्रोन इन एन एग्रीकल्चरल ईयर इन वेस्ट बंगाल ऑफ राइस। अब इंडिया में हम लोग देख लेते हैं, तो जो इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है राइस का, वो वर्ल्ड में 21.6% को शेयर में ये इंक्लूड करता है। दैट इज़ अगर वर्ल्ड में 100% प्रोडक्शन हो रहा है तो 21.6% जो राइस है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ 1/5 ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। और रैंक क्या है इंडिया की? तो इंडिया की रैंक 2nd है आफ्टर चाइना इन 2016। और अब कंट्री के अंदर देख लेते हैं, तो कंट्री में टोटल क्रॉप्ड एरिया में जो 1/4 शेयर है वो राइस के द्वारा होल्ड किया जाता है। सो 25%, अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द एरिया इज़ ऑक्यूपाइड बाई राइस प्रोडक्शन। नाउ स्टेट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है राइस के प्रोडक्शन में? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान, दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेट्स। अब जो राइस का जो प्रोडक्शन है उसमें स्पर्ट आया था आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन एंटर्ड इन आर कंट्री। तो 1970s में पंजाब, हरियाणा में जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड का यूज़ करके और हाई यूजेज ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और पेस्ट अटैक से बचा करके जो हमारा एग्रीकल्चर ग्रीन रिवोल्यूशन से ज़्यादा हुआ था, और उसमें जो सक्सेस हम लोग को मिला था वो राइस क्रॉप में भी मिला था। सो द प्रोडक्शन ऑफ राइस ऑल्सो इंक्रीज्ड ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ये जो इरीगेटेड एरियाज़ है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब तो इरीगेटेड एरिया, तो यहाँ पे ईल्ड जो है राइस का वो हाई है, प्रोडक्शन कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। जबकि वही ईल्ड इस क्रॉप का लो है इन रेन फेड एरियाज, जैसे जहाँ पे हम लोग रेन पे डिपेंडेंट रहते हैं, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में राइस का जो कल्टीवेशन है वो कम होता है। इस मैप में वी कैन क्लियरली सी द मेजर एंड माइनर एरियाज़ जहाँ राइस का कल्टीवेशन होता है। वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश ये सब मेजर एरियाज़ में आते हैं, वेयर एज जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, वेस्टर्न कर्नाटका है, या फिर पंजाब या वेस्टर्न यूपी में ये सब माइनर एरिया है फॉर राइस कल्टीवेशन। Now the next most important food grain is wheat. 12.3% of total world production is done by India according to 2016. जैसे हम लोग राइस में 21.6% देखे थे, वैसे 12.3% यहाँ पे वर्ल्ड प्रोडक्शन का इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। और जो वीट है वो क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन है, दैट मीन्स रबी सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। और अबाउट 85% इन नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन्स में वीट का प्रोडक्शन होता है, और 2700 मीटर एल्टीट्यूड तक इसका प्रोडक्शन या इसका कल्टीवेशन होता है। 14% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज़ ऑक्यूपाइड बाय वीट। इंडिया में टोटल क्रॉप्ड एरिया में जो 14% शेयर है वो वीट का है, और इसमें जो मेजर स्टेट्स हैं वो हैं यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, जिसमें से पंजाब और हरियाणा में ईल्ड हाई रहता है, मोस्टली 4000 kg पर हेक्टेयर से ज़्यादा रहता है, वेयर एज यूपी, एमपी और राजस्थान में ईल्ड ये सब स्टेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है। नाउ अब हम लोग दोनों फाइन ग्रेन्स पढ़ लिए हैं, कोर्स ग्रेन्स आता है। तो कोर्स ग्रेन जो है 16.5% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया में ऑक्यूपाइड है। दैट मीन्स बाजरा, मेज़ और जौवर, ये सारा 16.5% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया जो इंडिया का है उसमें इनका शेयर है। सो फर्स्ट कोर्स ग्रेन इज जौवर, इसको हम सोरगुम भी कहते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर द अदर नेम्स ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है 5.3% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इंडिया का ऑक्यूपाई करता है।
और जो सेमी एरिड एरिया है सेंट्रल और साउथ इंडिया में, वहाँ पे जो मेन फूड क्रॉप है वो जॉवर ही है. सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. और इसके जो मेजर स्टेट्स है वो है महाराष्ट्र. मोर देन हाफ ऑफ द टोटल जॉवर प्रोडक्शन वो महाराष्ट्र में ही होता है. सो जॉवर का जहाँ प्रोडक्शन या जहाँ पे भी MCQ आता है वहाँ महाराष्ट्र पे हम लोग टिक करेंगे. और अदर सिग्निफिकेंट स्टेट्स जिसमें जॉवर का प्रोडक्शन होता है, कल्टीवेशन होता है, वो है कर्नाटका, MP, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. खरीफ एंड रबी सीज़न दोनों में इनका प्रोडक्शन होता है साउदर्न स्टेट्स में, वेर एज नॉर्दर्न स्टेट्स में खरीफ सीज़न में होता है एज अ फॉडर क्रॉप, नॉट एज अ फूड क्रॉप बट एज अ फॉडर क्रॉप. और जो इसका ईल्ड है वो कम है साउथ ऑफ विंध्याचल में, जहाँ वो रेनफेड क्रॉप है, जहाँ पे उसको रेन के थ्रू मॉइस्चर मिलता है, तो वहाँ पे इसका ईल्ड जो है वो लो है. नेक्स्ट इज़ बाजरा. तो बाजरा एक हार्डी क्रॉप है, दैट मीन्स इट रेजिस्ट फ्रीक्वेंट ड्राई स्पेल्स एंड ड्रॉट ऑल्सो इट रेजिस्ट. ओके, सो ये जो है इसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो इट्स अ हार्डी क्रॉप. और ये कल्टिवेटेड अकेले भी हो सकता है इसका कल्टिवेशन, या मिक्स्ड क्रॉपिंग में एज अ सिग्निफिकेंट क्रॉप में भी इसका कल्टिवेशन होता है. सो इट इज़ कल्टिवेटेड अलोन एज वेल एज अलॉन्ग विथ मिक्स्ड क्रॉपिंग. 5.2% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इज़ ऑक्यूपाइड बाई बाजरा. और इसमें जो मेजर स्टेट्स हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, UP, राजस्थान एंड हरियाणा. अब जो ईल्ड है हरियाणा और गुजरात में वहाँ हाई है. नाउ हाउ इज़ इट हाई? क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का यूज़ होता है बाजरा के क्रॉप का, और इरिगेशन का वहाँ एक्सपेंशन हुआ है. वहाँ पे इरिगेशन ज़्यादा है और ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी जो बाजरा के क्रॉप की है वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन होता है. देयरफॉर द यील्ड इज़ हाई इन हरियाणा एंड गुजरात. नाउ द नेक्स्ट इज़ मेज़. मेज़ एक फूड और फॉडर दोनों क्रॉप है. इसे सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो किया जाता है, और इन्फीरियर सॉइल जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं उन सॉइल पे इनका कल्टिवेशन जो है वो होता है. 3.6% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया मेज़ के थ्रू ऑक्यूपाइड है. और ये किसी स्पेसिफिक रीजन में कंसनट्रेटेड नहीं है. इनका जो प्रोडक्शन या कल्टीवेशन होता है वो हर जगह होता है, किसी एक स्पेसिफाइड एरिया में नहीं है. ये हर जगह सोन किए जाते हैं एक्सेप्ट पंजाब, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. जब इन रीजन को हटा देंगे तो हर एक एरिया में मेज़ का कल्टीवेशन होता है. स्टिल जो सिग्निफिकेंट स्टेट्स हैं वो हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एंड UP. इनका जो ईल्ड है वो हाई है साउदर्न स्टेट्स में, और सेंट्रल स्टेट्स की तरफ जैसे हम लोग बढ़ते हैं वैसे इनका ईल्ड जो है वो कम होता रहता है. Now the next food grain is pulses. Pulses जो है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है. दैट्स वाई जिम ट्रेनर्स एंड ऑल दे रेकमेंड द पीपल हु कम टू जिम कि वो अपने डाइट में प्रोटीन के लिए पल्सेस को इंक्लूड करें. अब ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, दैट मीन्स जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो ये रीस्टोर करते हैं थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो इन्हें फर्टिलाइजर्स की कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज नेचुरली ये लोग फर्टिलिटी को रीगेन कर लेते हैं. इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है पल्सेस का. दैट मीन्स इंडिया रैंक्स एज द largest producer of pulses. Dry lands of Deccan Plateau and Central Plateau and northwestern parts में इसका जो है कल्टिवेशन होता है. और 11% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन आवर कंट्री इज़ ऑक्यूपाइड बाई पल्सेस. और जो मेन पल्सेस हैं इंडिया में जो ग्रो किए जाते हैं वो है ग्राम और तुर. ग्राम जो है वो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में कल्टीवेशन इसका होता है, और ये एक रेन फेड क्रॉप है. दैट मीन्स रेनफॉल के थ्रू सपोर्टेड क्रॉप है इन रबी सीजन इन सेंट्रल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री. अब ये जो है रिप्लेस कर दिया गया है वीट के थ्रू इन हरियाणा, पंजाब एंड नॉर्दर्न राजस्थान आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ है, इन सब स्टेट्स में ग्राम के जगह वीट का प्रोडक्शन होने लगा है. 2.8% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन आर कंट्री इज ऑक्यूपाइड बाई ग्राम. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और जो मेजर स्टेट्स हैं वो MP, UP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान है. और इसका ईल्ड लो ही रहता है हमारे कंट्री में, और ये फ्लक्चुएट करता रहता है ईयर टू ईयर. इवन जहाँ इरीगेटेड एरियाज़ में जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, रेनफेड क्रॉप तो है ही मोस्ट एरियाज़ में, बट इरीगेशन भी जहाँ इरीगेटेड एरिया है वहाँ पर भी इसका ईल्ड जो है वो लो रहता है और फ्लक्चुएट करता रहता है सीज़न बाई सीज़न. द नेक्स्ट पल्स इज़ तुर. उसको हम अरहर, रेड ग्राम और पीजन पी भी बोलते हैं. ये जो है कल्टीवेशन इसका होता है मार्जिनल लैंड्स पे और रेनफेड कंडीशंस में इन द ड्राई एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री. तो मार्जिनल लैंड पे इसका कल्टीवेशन होता है. 2% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, सच अ स्मॉल पोर्शन
इतने स्मॉल पोर्शन पे इसका कल्टीवेशन होता है। और जो मेजर स्टेट्स हैं वो महाराष्ट्र, जो 1/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र में होती है। सो इट्स एन सिग्निफिकेंट स्टेट फॉर तुर। और देन कर्नाटका, यूपी, गुजरात एंड एमपी। पर हेक्टेयर आउटपुट जो है इसका भी लो रहता है और फ्लक्चुएट करता रहता है, इसकी भी परफॉर्मेंस इनकन्सिस्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स। तो हम लोग ऑयल सीड्स का यूज़ करते हैं एडिबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दैट मीन्स जो हम लोग घर में ऑयल यूज़ करते हैं वो सारे ऑयल सीड्स से आते हैं। इसका जो मेजर कल्टीवेशन है वो मराठवाड़ा और ड्राई लैंड्स ऑफ मलवा प्लेट्यू में होता है। एंड द स्टेट्स आर गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। और 14% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन आवर कंट्री इज ऑक्यूपाइड बाई ऑयल सीड्स। द फर्स्ट ऑयल सीड इज़ ग्राउंडनट। तो वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन में ग्राउंडनट के 16.6% जो शेयर है वो इंडिया का है। और ये एक रेन फीड क्रॉप है ड्राईलैंड्स का, और साउदर्न इंडिया में इसको एक रबी क्रॉप कहा जाता है। 3.6% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया जो है वो ग्राउंड नट के थ्रू ऑक्यूपाइड है इन आर कंट्री। और जो मेजर स्टेट्स ग्राउंड नट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ईल्ड इसकी हाई है इन तमिलनाडु, द रीज़न बीइंग प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन। और इसकी जो ईल्ड है वो लो है इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। नाउ द नेक्स्ट इज रेप सीड एंड मस्टर्ड कंप्राइजेस। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑयल सीड्स हैं? राई, सरसों, तोरिया, तारा मीरा, ये सारा इसके अंदर आता है। ये एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है जो कि रबी सीजन के दौरान इसका कल्टीवेशन होता है इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ आर कंट्री। ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप है और इनका जो ईल्ड है वो फ्लक्चुएट करता है। दैट मीन्स वो कभी किसी सीज़न में ज़्यादा तो किसी में या किसी ईयर में कम होता है। जो 2/3 कल्टिवेटेड एरिया है अंडर रेप सीड एंड मस्टर्ड वो इरीगेटेड है, सो इट इज़ अ हाईली इरीगेटेड क्रॉप। और जो ऑयल सीड्स हैं वो 2.5% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। ये वाले रेप सीड एंड मस्टर्ड ये जो है 2.5% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया कवर करते हैं। और जो मेजर स्टेट्स हैं वो हैं राजस्थान, हरियाणा एंड एमपी। राजस्थान बीइंग वेरी क्रूशियल स्टेट फॉर रेप सीड एंड मस्टर्ड बिकॉज इसमें 1/3 जो प्रोडक्शन है इन आर कंट्री वो राजस्थान में ही होता है। एंड ईल्ड इज़ हाई इन राजस्थान एंड हरियाणा। नाउ द नेक्स्ट इज अदर ऑयल सीड्स जिसमें हम लोग सोयाबीन और सनफ्लावर को पढ़ते हैं। व्हेन इट कम्स टू सोयाबीन, एमपी और महाराष्ट्र में टोटल 90% प्रोडक्शन हो जाती है। सो दीज टू आर सिग्निफिकेंट स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू सोयाबीन। सनफ्लावर जो है वो एक माइनर क्रॉप है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जहाँ इसकी ईल्ड हाई है जस्ट बिकॉज इरीगेशन। तो जहाँ पे भी आप देखें कि ईल्ड हाई है उसका जो मेन रीज़न होगा वो इरीगेशन का ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ थिंग, बट इरीगेशन जहाँ अच्छी होती है वहाँ पे ईल्ड अपने आप ही क्रॉप का अच्छा हो जाता है। और जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ सनफ्लावर ग्रो करता है वो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। नाउ द नेक्स्ट इज़ फाइबर क्रॉप्स। सो फाइबर क्रॉप्स के हेल्प से ही क्लोथ्स और बैग्स वगैरह जो बनते हैं वो फाइबर क्रॉप्स के हेल्प से ही बनते हैं। इंडिया में जो मेजर 2 फाइबर क्रॉप्स हैं वो है कॉटन एंड जूट। कॉटन जो है वो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जो खरीफ सीजन में ग्रो किया जाता है इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ आर कंट्री। इंडिया जो है वो मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स हैं उन्हें लूज़ कर गया था ड्यूरिंग पार्टीशन, जब मेजर जो कॉटन ग्रोइंग रीजन्स हैं वो पाकिस्तान में चला गया था। इंडिया दोनों टाइप के कॉटन को ग्रो करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉटन। पहला है शॉर्ट स्टेपल जिसे हम लोग इंडियन कहते हैं, और दूसरा है लॉन्ग स्टेपल जो अमेरिकन है जिसे हम लोग नरमा भी कहते हैं इन नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ आर कंट्री। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कौन से वाले को हम लोग नरमा कहते हैं, लॉन्ग स्टेपल अमेरिकन, लॉन्ग स्टेपल अमेरिकन। अब जो कॉटन के ग्रोथ के लिए हमें क्लियर स्काई चाहता है ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज, ये इसकी रिक्वायरमेंट है टू ग्रो कॉटन। और सेकंड इन द वर्ल्ड, वी आर द सेकंड इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। 4.7% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया कॉटन के थ्रू ऑक्यूपाइड है। और जो 3 मेजर कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ हैं वो हैं, पहला नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जहाँ पे ईल्ड हाई है, दैट इज़ द स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। सेकेंड इज़ वेस्टर्न जिसमें गुजरात एंड महाराष्ट्र है, जिसमें महाराष्ट्र की ईल्ड हाई है। देन थर्ड कम साउदर्न, तो साउदर्न में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैं।
सो दीज आर द थ्री कॉटन ग्रोइंग एरियाज एंड द मेजर स्टेट्स जहाँ पे कॉटन का ग्रोथ होता है या कॉटन का प्रोडक्शन कल्टिवेशन होता है वो है गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना. नेक्स्ट फाइबर क्रॉप इज जूट. जूट जो है वो यूज़ किया जाता है कोर्स क्लोथ्स और बैग्स और सैक्स या डेकोरेटिव आइटम्स के लिए जूट का यूज़ होता है और ये कैश क्रॉप है इन वेस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न पार्ट्स. यू मस्ट बी नोइंग दिस पहले से ही. और इंडिया जो है वो जस्ट लाइक कॉटन में जो हुआ था कि इंडिया मेजर पोर्शन पाकिस्तान में चला गया था आफ्टर पार्टीशन, वही यहाँ पर भी होता है जहाँ मेजर जो एरिया है वो ईस्ट पाकिस्तान, दैट मीन्स जो अभी का बांग्लादेश है, उसमें चला गया था आफ्टर 1971 वॉर. नाउ 3/5 ऑफ द वर्ल्ड जो जूट का कल्टीवेशन है वो इंडिया में होता है. इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट. जूट मेनली इंडिया में ही ग्रो होता है. 3/5 इज़ सिग्निफिकेंट शेयर, मोर देन 50%. और जो मेजर स्टेट्स हैं वो वेस्ट बंगाल है जहाँ 3/4 ऑफ द टोटल कल्टीवेशन आर कंट्री होता है. दैट शोज़ कि वेस्ट बंगाल कितना इंपॉर्टेंट स्टेट है फॉर जूट प्रोडक्शन. देन कम्स बिहार, असम एंड जो टोटल क्रॉप्ड एरिया उसमें 0.5% जो शेयर है वो जूट का है. जूट का शेयर बहुत कम है but still we managed to become 3/5 managed to become the leading producer of jute. Now we will study other crops जिसमें शुगर केन, टी और कॉफ़ी का हम लोग स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले है शुगर क्रॉप, शुगर केन. शुगर केन हमें पता है कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो किया जाता है और ये हाईली वाटर इंटेंसिव, दैट मीन्स इरीगेटेड क्रॉप है. इसे इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है. देयरफॉर जहाँ पे भी वाटर की कमी होती है वहाँ पे शुगर केन का ग्रोथ नहीं या शुगर केन की कल्टिवेशन नहीं की जाती है. सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में इसको रेनफेड कंडीशंस में ग्रो किया जाता है. और मेजर स्टेट्स इसमें यूपी, नॉर्दर्न पार्ट में यूपी है जिसमें 2/5 ऑफ द टोटल कल्टिवेशन आर कंट्री यूपी में होता है. जैसे जूट के लिए वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट था वैसे शुगर केन के लिए यूपी इंपॉर्टेंट है. एंड वेस्टर्न स्टेट्स में महाराष्ट्र और गुजरात है और साउदर्न स्टेट्स में कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में शुगर केन का कल्टीवेशन होता है. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील इन अकॉर्डिंग टू 2015 डेटा शुगर केन के बारे में. तो शुगर केन में भी इंडिया बहुत अच्छे रैंक में है, दैट इज़ सेकेंड. और 19% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है वो शुगर केन का इंडिया में होता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ टी. टी जो है एक प्लांटेशन क्रॉप है यूज्ड एज बेवरेज, दैट मीन्स ये एक ड्रिंक के तरह यूज़ किया जाता है. टी लीव्स दो टाइप्स के होते हैं, ब्लैक एंड ग्रीन. ब्लैक वाला फर्मेंटेड होता है और ग्रीन अनफर्मेंटेड होता है. इसके अंदर रिच कंटेंट ऑफ कैफीन एंड टैनिन होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है नॉर्दर्न चाइना के हिल्स में. अब इसको ग्रो करने के लिए अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी ऑफ हिली एरियाज़ में किया जाता है. वेल ड्रेन्ड सॉइल्स इन ह्यूमिड, सब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में इसका टी का जो कल्टीवेशन है वो किया जाता है. अब इंडिया में जो टी कल्टीवेशन है वो स्टार्ट की गई थी 1840s में इन ब्रह्मपुत्रा वैली ऑफ असम. सो हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में इसका जो कल्टीवेशन है वो स्टार्ट हुआ था. साथ में वो सब हिमालय रीजन वगैरह में भी, जो सब हिमालय रीजन है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे भी इसका प्रोडक्शन होने लगा. इन दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार एंड लोअर स्लोप्स ऑफ नीलगिरी एंड कार्डमम हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स, ये सब रीजन्स में इसका जो है प्रोडक्शन होने लगा विथ टाइम. जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो इंडिया ही है इन टर्म्स ऑफ टी प्रोडक्शन और 21.1% in the world in terms of tea production is done by India according to 2016 data. India जो है सेकेंड रैंक करता है among tea exporting countries after China in 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग. और असम जो है हमारे कंट्री में वो मोस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ टी प्रोडक्शन. 53.2% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन असम इज ऑक्यूपाइड बाई tea, and West Bengal and Tamil Nadu are other significant states in tea production. Now last crop that is given in our book is coffee. कॉफ़ी भी ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, वो भी एक बेवरेज की तरह यूज़ किया जाता है. इसके सीड्स को रोस्ट किया जाता है, ग्राउंड एंड यूज्ड एज अ बेवरेज. तो उसे भी बेवरेज एज अ ड्रिंक यूज़ किया जाता है कॉफ़ी को भी. इसकी 3 वेराइटीज़ होती हैं, 3 मेन वेराइटीज़ होती हैं, अरेबिका, रोबस्ता एंड लिबेरिका. ARL से हम इसको रिमेंबर करेंगे, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो इंडिया प्रोड्यूस करती है वो अरेबिका ही प्रोड्यूस करती है जो कि सुपीरियर क्वालिटी की कॉफ़ी होती है.
3.7%, जस्ट 3.7% हमारा शेयर है वर्ल्ड में कॉफ़ी प्रोडक्शन में, और हम लोग 7th रैंक पर आते हैं आफ्टर ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया एंड हॉन्डुरस इन 2016 डेटा। अब जो मेन स्टेट्स हैं जिसमें कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है वो है हाईलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका, जिसमें मोर देन 2/3 ऑफ प्रोडक्शन होता है हमारे कॉफ़ी का, और केरला एंड तमिलनाडु आर अदर सिग्निफिकेंट स्टेट्स इन कॉफ़ी प्रोडक्शन। तो ओवरऑल कॉफ़ी का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और सिर्फ 3.7% ऑफ वर्ल्ड हम लोग कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं, एंड वी रैंक एज 7th। सो कॉफ़ी का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फूड ग्रेन्स वाला पार्ट ऑफ आर चैप्टर। अब हम लोग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। सो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल डोमिनेंट इकोनॉमी थी। इसमें क्या है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता था, जिसमें फार्मर्स अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए फार्मिंग करते थे, नॉट ऑन कमर्शियल लेवल। सो जो परफॉर्मेंस था एग्रीकल्चर का वो पुअर था। इसी टाइम में ड्रॉट्स ऑफ फमाइंस आए थे। सो ओवरऑल हमारी जो कंट्री थी वो उसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन की क्राइसिस जो है, फूड ग्रेन्स की जो क्राइसिस है वो चल रही थी। उसी टाइम पे 1/3 ऑफ इरीगेटेड लैंड जो जब पार्टीशन हुआ तो वो पाकिस्तान में चला गया। सो अनडिवाइडेड इंडिया का 1/3 इरीगेटेड लैंड वेंट टू पाकिस्तान, क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर इंडियंस। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का जो इमीडिएट गोल था वो था फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। अब उसके लिए वो लोग 3 वेज से इंक्रीज़ ये करना चाहते थे। सबसे पहला था स्विचिंग ओवर कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स पे स्विच करके फूड क्रॉप्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करके, फिर इंटेंसिफाई करके, मतलब जहाँ पे एक बार हम लोग प्रोडक्शन करके छोड़ देते हैं जो लैंड को, वहाँ पे वो सेवरल टाइम्स प्रोडक्शन करके दे वांटेड टू इंटेंसिफाई द क्रॉपिंग पैटर्न। नेक्स्ट इज़ वो कल्टीवेशन इंक्रीज़ करना चाहते थे, फेलो लैंड्स और अदर बैरन एंड वेस्ट लैंड्स, ये सारे लैंड्स पे भी वो लोग कल्टीवेशन कर रहे थे, जिसके थ्रू हमारा फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ। इनिशियली तो एक स्पर्ट हम लोगों ने देखा फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, बट लेट 1950s में फिर स्टैग्नेशन होने लगा, फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हमारा एक तरह से रुक गया था। एंड देन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2 प्रोग्राम्स, IADP एंड IAAP। तो इसमें क्या है, पहला है कि इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट एरिया प्रोग्राम, दूसरा है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। सो इट इज़ IADP and IAAP. It was launched, these two were launched to overcome with this stagnation problem. देन इन 1960s, इन मिड 1960s, दो लगातार ड्रॉट आने के वजह से कंट्री में फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन बन गई थी, तो हमें फूड ग्रेन्स देयरफॉर इम्पोर्ट करना पड़ा। अब न्यू सीड वेराइटीज़ ऑफ वीट फ्रॉम मैक्सिको आए, दैट मीन्स अब ग्रीन रिवोल्यूशन वाला टाइम स्टार्ट हो गया था, जब हम लोग न्यू सीड ऑफ वीट मंगाए थे फ्रॉम मैक्सिको और राइस के फिलीपींस से। तो इससे क्या हुआ, HYV सीड्स ये सब थे जो मिड 1960s में आए थे। इसके साथ हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर करके इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाए थे, और ये जो पूरा स्पर्ट था एग्रीकल्चरल ग्रोथ में, ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है। इससे क्या हुआ, हमारा जो फूड ग्रेन क्राइसिस का जो प्रॉब्लम था या फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अब इस HYV सीड्स के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एश्योर्ड सप्लाई ऑफ सॉइल मॉइस्चर थ्रू इरीगेशन। सो विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स इंडिया इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन सेल्फ रिलायंट बन गई। अब क्या हुआ, 1970s के एंड तक एक रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि HYV सीड सिर्फ उसी स्टेट्स में सक्सेसफुल थे जहां इरिगेशन का डेवलपमेंट या इरिगेशन की फैसिलिटी है। तो इसके बाद क्या हुआ, कंट्री ने ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स में भी इसको स्प्रेड किया और वहाँ पे भी ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल किया। तो इससे क्या हुआ कि जो रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट हुई थी वो कम हो गई। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, अब 1970s का पीरियड तो चला गया, 1980s में 1988 में टू बी स्पेसिफिक एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग लेकर आए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसका एम क्या था, रीजनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जो HYV सीड के आने से रीजनल इम्बैलेंस हो गया था उसको ये सही करने के लिए ये प्लानिंग आई थी, ये प्लानिंग की गई थी।
और इसका जो मेन फोकस था वो डाइवर्सिफिकेशन था एग्रीकल्चर का, और जो अलग एक्टिविटीज़ लाइक डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रेयरिंग और एक्वाकल्चर है, इनको भी डेवलप करने का इनका एम था। तो ये सब जब प्लानिंग कमीशन कर रही थी तो इसी समय हमारा लिबरलाइजेशन भी आया था और मार्केट इकोनॉमी बन गई थी। दैट मीन्स इन ड्यूरिंग 1990s जो हमारी इकोनॉमी थी वो लिबरलाइज्ड हो गई थी। यू मस्ट हैव हर्ड एलपीजी। तो एलपीजी हमारे 1990s में आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और उसका इम्पैक्ट भी हमारे एग्रीकल्चर में पड़ा था। अब क्या हुआ, क्योंकि लिबरलाइजेशन आ गया तो हमारे एग्रीकल्चर पे भी उसका, और मार्केट इकोनॉमी बन गई, तो 1990s में ये सारे चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ा था। फिर नेक्स्ट इस छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसका एम था एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल और रेम्यूनरेटिव, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना। गवर्नमेंट जो है इस मिशन के थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही थी थ्रू 2 योजनास। पहला है परंपरागत कृषि विकास योजना एंड राष्ट्रीय विकास योजना। सो दिस वाज इट अबाउट दिस बॉक्स। अब हम स्टडी करेंगे ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। तो लास्ट 50 ईयर्स में इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चरल आउटपुट का और टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले उसमें प्रोडक्शन बढ़ा है, राइस, व्हीट का, अदर क्रॉप्स लाइक शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन का, ये सारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा है। दूसरा, इरिगेशन का एक्सपेंशन हुआ है। इरिगेशन ही सपोर्ट करती है HYV सीड्स को, तो इरिगेशन जो नेट इरीगेटेड एरिया है वो कंट्री में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। थर्ड इज़ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। हमारे कंट्री में मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से डिफ्यूज़ हो गया विद आवर सिस्टम। हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंजप्शन है वो 15 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया मिड 60s से। तो हमारी जो कंट्री है वो टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर का, उसे बहुत जल्दी अडाप्ट कर लिया और बहुत जल्दी उसे अडाप्ट कर लिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने लगी। इसी टाइम में जो हमारा पेस्टिसाइड्स है उसका भी जो यूज़ है वो बढ़ चुका है आफ्टर 1960s। सो दिस वाज अबाउट क्या ग्रोथ हुआ हमारे एग्रीकल्चर में और हमारे टेक्नोलॉजी में। नाउ इस बॉक्स में फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट कि जो फार्मर्स पोर्टल है ये एक प्लेटफॉर्म है फार्मर्स के लिए। रिगार्डिंग एग्रीकल्चर जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस पोर्टल से ये लोग एक्सेस कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमने ये पढ़ा कैसे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स थी, कैसे कौन सा फूड ग्रेन्स कैसा चल रहा है और क्या ग्रोथ हुआ आउटपुट और टेक्नोलॉजी में। अब हम प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। हमारे जो प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर को लेकर के वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वो रीजन स्पेसिफिक हैं। तो अब जो कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो जनरल है, जो सारे स्टेट्स में, जो सारे कंट्री में फेस की जाती हैं, उसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो दीज 8 प्रॉब्लम्स। सबसे पहले डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून। मानसून बहुत अनप्रिडिक्टेबल है हमारे कंट्री में। इरिगेशन सिर्फ 33% ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया में कवर करता है। तो 67% जो हमारा एरिया है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, मानसून पे डिपेंडेंट है। साउथ वेस्ट मानसून का पुअर परफॉर्मेंस और भी ख़राब कर देता है हमारे कल्टिवेशन को। राजस्थान जैसे एरियाज़ में ड्रॉट्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं और बिल्कुल ही एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता है वहाँ का कंडीशन। ऑन द अदर हैंड कहीं कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का जो फ्लड आया था इन 2006 एंड 2017, these are the famous examples of these phenomenons. तो ड्रॉट और फ्लड कंटिन्यू टू बी ट्विन मीनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो 2 डेंजर है वो ड्रॉट एंड फ्लड्स हैं। सेकेंड इज़ लो प्रोडक्टिविटी। दो हमारा एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन प्रोडक्शन अब अच्छा हो गया है बट स्टिल जो हमारा यील्ड है वो बहुत लो है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। जो पर हेक्टेयर आउटपुट है सारे क्रॉप्स का, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स का, वो कम है एज़ कम्पेयर टू USA, रशिया एंड जापान। और जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है लैंड पे, जिससे लेबर प्रोडक्टिविटी हमारे जो कंट्री में है वो बहुत कम है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। Now थर्ड इज़ कंस्ट्रेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इनडेटनेस। अब इसमें क्या है, अब हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है, उसके लिए इनपुट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसके लिए इन्हें जो लोन्स वगैरह, जो क्रेडिट्स जो फार्मर्स को लेने होते हैं वो बहुत अच्छे से अवेलेबल, बहुत इफिशिएंटली अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके लिए हमें कोलैटरल्स चाहिए होता है। अब क्या है कि फार्मर्स के पास कुछ एज सच कोलैटरल के लिए होता नहीं है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्रॉप फेलियर एंड लो रिटर्न्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये इन्हें ढकेल देता है इन अ ट्रैप ऑफ इनडेटनेस।
नाउ फोर्थ इज़ लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है पीजेंट्स का सिंस ब्रिटिशर्स ओनली. तो यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रहा है. पहले तो ये रेवेन्यू सिस्टम चलता था. 3 रेवेन्यू सिस्टम्स थे, महलबारी, रियोतवारी और ज़मींदारी. इसमें से जो ज़मींदारी है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर था. इसमें क्या था कि लैंड रिफॉर्म्स हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रायोरिटी पे था, बट लैक ऑफ पॉलिटिकल विल. दैट मीन्स पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है लैंड रिफॉर्म्स को, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में अभी भी जो लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो लैंड रिफॉर्म्स का रहा है, जिससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कल्टिवेबल लैंड का है. नाउ फिफ्थ इज़ स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. अब क्या है, हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं. इनके पास जो एवरेज साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है और वो दिन बाय दिन कम होते जा रहा है. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन को तो किया गया था, बट देयर आर वेरियस स्टेट्स जहाँ अभी भी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड इज़ नॉट डन. तो इससे क्या होता है, फ्रैगमेंटेड लैंड होता है, यहाँ होते हैं कहीं लैंड वहाँ होता है. तो इससे क्या है, एग्रीकल्चर स्मूथली प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं फार्मर्स. और नेक्स्ट जनरेशन को लैंड देने के चक्कर में लैंड का फर्दर बाइफर्केशन हो जाता है. तो जो स्मॉल फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होते हैं वो अनइकोनॉमिकल होते हैं और वो उस पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना इज़ वेरी मुश्किल. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन. हमारे कंट्री में एज आई टोल्ड अर्लियर सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती थी, जो कि अपने फैमिलीज़ को फीड करने के लिए फार्मर्स यूज टू कैरी आउट. कमर्शियलाइजेशन जो है फार्मिंग का वो हुआ नहीं है. फार्मर के पास एनफ लैंड रिसोर्स नहीं है इस कमर्शियलाइजेशन को अचीव करने के लिए. स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं जो अपने फैमिली को ही कंजप्शन के लिए दे यूज़. सो मॉडर्नाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ टू बी टेकन प्लेस अभी भी, जो कि इरीगेटेड एरियाज़ में ऑलरेडी हो चुके हैं. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर हमें पता है कि एक सीजनल ऑक्यूपेशन है. तो क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फार्मर्स हैव टू फेस, जिसमें 4 to 8 months में दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू. और जो क्रॉपिंग सीजन होता है उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जब क्या होता है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो उस टाइम भी दे फेस अनएम्प्लॉयमेंट. एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, जिसमें क्या होता है कि हमें दिखता तो है कि लोग वर्क कर रहे हैं या फार्मर्स वर्क कर रहे हैं, बट एक्चुअल में देयर नेटवर्क इज़ एक्चुअली बहुत कम या नेग्लिजिबल होता है. तो दीज आर द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो रहता है इन फार्मर्स वाइल वर्किंग इन आर एग्रीकल्चरल सेक्टर. एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज़ डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड. बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारा जो स्ट्रैटेजी ऑफ इरिगेशन और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की वजह से, फॉल्टी इरिगेशन के सिस्टम्स के वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे लैंड का. हमारी जो सॉइल है वो फर्टिलिटी लूज़ कर रही है और ये सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन इसका है इरिगेटेड एरियाज़ में. बहुत ज़्यादा लैंड हमारी एल्कलाइजेशन और सैलिनाइजेशन की वजह से अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर रही है. सैलिनाइजेशन इज़ लाइक जब सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है सॉइल में, और वाटर लॉगिंग हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स हो रहा है. HYV सीड्स के आने के बाद हम लोग फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो रही है. लेग्यूमिनस क्रॉप्स, जैसे जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं उसको हम लोग डिस्प्लेस कर दें, उसको हम लोग रिमूव कर दिए फ्रॉम आर क्रॉपिंग पैटर्न इन इरीगेटेड एरियाज़. एंड और मल्टी क्रॉपिंग की वजह से जो फैलोइंग का पूरा प्रैक्टिस है उसको भी कम कर रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है. और जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, उसमें भी एक डिस्टर्बेंस आ रहा है. रेनफेड एरियाज़ इन ह्यूमिड एंड सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये सब डिग्रेडेशन फेस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, लाइक सॉइल इरोजन बाय वाटर एंड विंड इरोजन. तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो ह्यूमन के एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही हैं, विच इज़ एक्चुअली रिजल्टिंग इन द डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्रूशियल प्रॉब्लम बन जाता है हमारे एग्रीकल्चर में, विच नीड्स टू बी सॉल्व्ड इमीडिएटली. With this, we came to the end of this chapter. I hope you liked the video. If you did, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Happy learning.